देखिए 4C का जो है ये नई किताब में ही आपको मिलेगा, पुरानी किताब में नहीं है। क्लास 12 एक्सीलेंट बुक में इसमें 4 ऑप्शन दिए गए एक क्वेश्चन के आगे, तो चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन का मॉडल चेंज हो सकता है, इस वर्ष ऐसे भी आ सकता है, उस तरह से तो आ ही सकता है। इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए, जिनके पास किताबें हैं तो किताब में देखिए, नहीं है तो मैं चारों ऑप्शन पढ़ के समझा दे रहा हूँ कौन सा ऑप्शन इसका सही है और कौन सा क्यों नहीं सही है, उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है अगर उत्तर सही नहीं आ रहा तो गलत कौन है, अगर उसको गलत को हटा दोगे तो जो बचेगा वो आपका 100% सही आंसर मिल जाएगा। इस तरह से दोनों दृष्टिकोण से इसको समझना चाहिए, तब आप पेपर को बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को भी समझेंगे फिर आंसर बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है द टीचर सेड टू राम। तो इसका पहले आप इसको 4 ऑप्शन दिया ना, तो उसको आप सोचते रहे इसका क्या होगा, और जो सही आप ऑप्शन सोच लोगे उसमें चारों में से होगा वही आंसर होगा। अगर सही नहीं सोच पा रहे हो, कोई कंफ्यूजन है, तो ये देख लो और भी ऑप्शन को देख लेना है, किसी में कोई डिफरेंस है, कौन में ज़्यादा गलत लग रहा है उसको हटा दो ऑप्शन से, जो आपके हिसाब से ज़्यादा सही बचेगा वही कर लेना। यही इसको हल करने की ट्रिक होती है, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर सही नहीं रहा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, यानी ऑप्शन से हटा दो, जो बचेगा वो 100% सही होगा। देखिए यह ट्रिक है इसके। पहले टीचर सेड टू राम, अध्यापक ने राम से कहा आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू हैव ऑब्टेन्ड वेरी हाई मार्क्स, कि तुम बहुत उच्च नंबर प्राप्त किए हो। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए सेड टू का पहली बात तो टोल्ड कर दिया जाएगा, शुरुआत में ही आप देख लेना, पहले में टोल्ड है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और तीन में टोल्ड है, तो इसका मतलब तीनों हो सकते हैं, आगे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा तो हो ही नहीं सकता, दूसरे को आप ऑप्शन से काट दीजिएगा क्योंकि उसमें सेट दिया गया। क्लियर, इस तरह से ऑप्शन से भी हटा सकते हैं 100%। दूसरे अब देखिए आगे पढ़िए, राम सेट टू के आप देख लीजिए, दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए ना। आपका पढ़ने में समय बर्बाद नहीं हो जाएगा, चारों पढ़ोगे ना ज़्यादा समय लग जाएगा, पेपर हल नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ ट्रिक भी जानो कि कैसे कम समय में हम पूरा पेपर क्रैक करें और फालतू पढ़ने से अपना समय बर्बाद करना करें। तो पहला दूसरा दोनों नहीं हो सकता, बचे 2 हैं, अब 2 पे आप दिमाग लगा के आगे पढ़िए। तीसरा में है द टीचर टोल्ड राम, टोल्ड राम तक चौथे में भी यहाँ आगे पढ़िए। अब दैट है, यह भी सही है। अब देखिए दैट के बाद ही, अब आई को बदला जाएगा टीचर के अनुसार, तो ही सी में नहीं बदला जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा आपका कौन सा, सी वाला 100% करेक्ट है विथ गारंटी। इस तरह से हल करने का तरीका आपको मिला कि नहीं मिला। ऐसे हल करोगे तो कभी ज़िंदगी में गलत आपका नहीं होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यही नहीं, हर सब्जेक्ट में आप ये नियम अपनाइए कि सही नहीं आ रहा तो सोचिए कौन नहीं हो सकता। क्लियर, चलिए दूसरा भी देखते हैं, 5 देखेंगे उसके बाद आपको अगली क्लास में आगे बताया जाएगा। सोहन सेड आई एम सॉरी सर, आई शैल बी पंक्चुअल हेंसफोर्थ। तो इसका देखिए, सोहन सेड आई एम सॉरी, सोहन ने कहा मैं सॉरी माने, आई एम सॉरी माने मैं शर्मिंदा हूँ या मुझे खेद है। सर श्रीमान जी, आई शैल बी पंक्चुअल हेंसफोर्थ, हेंसफोर्थ माने आगे से मैं पंक्चुअल रहूँगा। जैसे वो लेट आया, टीचर भी गए तो कहा सॉरी सर, आगे से मैं पंक्चुअल रहूँगा, समय पर आ जाना। पंक्चुअल माने समयनिष्ठ होना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसी में से आपको पंक्चुअल में समयनिष्ठ यानी समय पे कोई काम करना। अब देखिए यहाँ एक नियम आपको बता देना, आई सॉरी आई एम सॉरी, जैसे कोई आदमी सॉरी कहता है तो वो महसूस करता है, इसलिए ऐसे वाक्यों में हम सेड को फेल्ट में बदल देते हैं। ठीक है ना, आई फील सॉरी पीछे आए नहीं थे, पढ़ाए थे जब 4A के पहले, तो उसी आधार पर इसको बनाया जाएगा। तो फेल्ट पहली बात तो जिसमें है वहीं पे आप ध्यान दीजिए, बाकी हटा दीजिए। अब देखिए समझा रहे हैं क्यों नहीं होगा, उसको भी बता दे रहे हैं, फेल्ट नहीं है तो भी। सोहन सेड दैट ही वाज सॉरी सर, तो सर को पहली बात तो चेंज किया जाता है, सर का सर नहीं रहता इंडायरेक्ट में, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। सोहन फेल्ट सॉरी, हाँ ये तो सही है, फेल्ट का प्रयोग किया जा सकता है सेड की जगह। द एंड रिप्लाइड रिस्पेक्टफुल्ली, और सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, ये भी सही है, क्योंकि कुछ कहे होंगे क्यों लेट आए, तभी तो कहा होगा ना। और सर को रिस्पेक्टफुल्ली में बदला जाता है, ये भी सही है। दैट ही विल का आउट भी किया गया, ही साथ भी लगता है, बी पंक्चुअल है। बी वाला एकदम सही लग रहा है, लेकिन और भी हम पढ़ ले रहे हैं 100% श्योरिटी के लिए, ताकि आपको पता चल जाए क्यों और नहीं होगी। पहला तो समझ में आ गया, सर रहता इसलिए नहीं होगा। सी वाले में द सोहन सेड दैट ही वाज सॉरी,
एंड अगेन रिस्पेक्ट, अगेन आएगा नहीं क्योंकि 2 बार तो इसमें उत्तर दिया नहीं, ये भी नहीं होगा। अब चौथा, स्वान फेल्ट सॉरी एंड सेड विथ रिस्पेक्ट दैट ही बिल का उड नहीं किया, इसलिए डी भी नहीं होगा। तो 100% आपका सही है बी वाला। आप समझ गए ना, उत्तर तक बी सही रहेगा दूसरा में। तीसरा, स्टूडेंट रिप्लाइड माई मदर इज इल, विद्यार्थी ने उत्तर दिया मेरी माँ बीमार है, एंड देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसका आंसर कौन सा होगा, देखते हैं, उत्तर तक पहुँचते हैं। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, माई का स्टूडेंट के अनुसार हर मदर वाज इल एंड देयर वाज नो। अब देखिए वाज तो सही है, यहाँ हर स्टूडेंट क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की, इसलिए हर भी हो सकता है। तो पहला वाला सही लग रहा है, लेकिन और भी हम पढ़ ले रहे हैं सियोरिटी के लिए। दूसरा वाले में देखिए स्टूडेंट मदर इज इल हो नहीं सकता क्योंकि टेंस बदलेगा, सेड है ना, दूसरा नहीं हो सकता। तीसरे में भी इज इल है, ये भी नहीं हो सकता। चौथे में देखिए वाज इल एंड देयर इज का वाज नहीं किया, ये भी गलत है, तीनों नहीं हो सकते। तो बच्चा कौन, पहला आपका 100% सही है। आपके उत्तर की जांच भी आप कर लिए इस तरह से, समझ में आया ना तरीका, इस तरह इसके साथ को हल करना है। पहला एकदम 100% सही है क्योंकि तीनों हो नहीं सकते, तो पहला ही होगा, और वैसे भी नियम से भी पहला फिट बैठ रहा है। चौथा देखिए, चौथा में कौन होगा कौन क्यों नहीं होगा उसको भी मैं बता रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले ही प्रश्न का मतलब समझिए। लेडीज एंड जेंटलमैन मान होता है महिलाओं एवं सज्जनों या पुरुषों। इट इज ए प्लीजर टू बी विथ यू, तुम्हारे साथ होने से खुशी है। द चीफ गेस्ट सेड, मुख्य अतिथि ने कहा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन आपके संबोधन के शब्द है, उसके बाद चीफ गेस्ट सब्जेक्ट है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो इसका 2 रूल है, बताया गया था पीछे ना, कि या तो एड्रेसिंग से बनाओ, या तो आप ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उसको क्या करो, संबोधन के शब्द को मिला ही लो। अब देखिए मिलाने वाला यही बताया था ना, ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको मिला लेना चाहिए। तो देखो किस में मिलाया गया है, सब्जेक्ट चीफ गेस्ट सब में आएगा, हाँ आएगा। चीफ गेस्ट के बाद सेड तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो मिलाओगे तब भी, एड्रेसिंग भी नहीं है, पहला ऑप्शन से काट दो। दूसरा टीचर द चीफ गेस्ट टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें देखिए मिलाया गया, यहाँ तक सही है। दैट इट वाज, इसका वाज किया है, प्लीजर टू बी विथ यू का देम किया, एकदम सही है क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन बहुवचन। दूसरा एकदम सही है, लेकिन फिर भी हम और भी पढ़ ले रहे हैं 100% उत्तर की जांच करने के लिए कि कैसे और नहीं होंगे। तीसरे में लेडीज एंड जेंटलमैन टोल्ड चीफ गेस्ट दैट इट वाज ए प्लीजर टू बी विथ देम। अब देखिए यहाँ टोल्ड द चीफ गेस्ट, अब यहाँ उल्टा कर दिया गया, कहने वाले चीफ गेस्ट है तो सब्जेक्ट की जगह लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने वाले हैं ना, वो ऑब्जेक्ट की जगह रहना चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट जगह दे दिए, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। चौथा एड्रेसिंग द ऑडियंस चीफ गेस्ट सेड दैट, तो अब यहाँ क्या है, ऑडियंस माने होता है श्रोतागण को संबोधित करते हुए चीफ गेस्ट ने कहा कि, ठीक है, इट वाज ए प्लीजर। अब यहाँ क्या, चौथे में क्या गलती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन कहीं लिखे ही नहीं ऑब्जेक्ट, उसको लिखना चाहिए ना, समझ गए कि नहीं, ऑडियंस को लिखें, ठीक है, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन लिखे हो तो तब भी सही है कि भाई ऑडियंस को लेडीज और जेंटलमैन के रूप में संबोधित करते हुए कहा। अगर ऑब्जेक्ट माने हैं ऑडियंस तो एज करके संबोधन के शब्द भी लिखना चाहिए ना, तो इसलिए ये भी गलत है। इसलिए 100% आपका श्योर है कि दूसरा वाला बी वाला सही है। समझ में आ गया। चलिए 5वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5वां हमारा कह रहा है, मोहन ने कहा आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर बुक माई सिस्टर, मेरी बहन मैं अब तुम्हारी किताब लाना भूल गया। तो मोहन ने किसको कहा, अपनी बहन, मतलब सिस्टर करके किसी को संबोधित किया है, चाहे अपनी बहन को ही या दूसरे को अपनी बहन कह दिया है कि माई सिस्टर, मेरी बहन मैं किताब लाना तुम्हारा भूल गया, किसी को बहन के रूप में संबोधित किया है ना। तो सीधी सी बात है, संबोधन के शब्द सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिस्टर को ऑब्जेक्ट बना लिया जाएगा। देख लीजिए किस में बनाया है, मोहन टोल्ड। अब यहाँ माई सिस्टर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ माई भले दिया माई, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको माई को मोहन के अनुसार हिज हो जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, हिज नहीं किया, गलत है। दूसरा देखिए, मोहन सेड दैट ही हैड ब्रिंग योर का बदला नहीं है और सिस्टर को नहीं मिला है, ये भी गलत है। तीसरा, मोहन टोल्ड हिज सिस्टर, यहाँ तक एकदम सही है, दैट ही हैड फॉरगॉटन। आई फॉरगॉट का आई का ही किए, फॉरगॉट का थर्ड फॉर्म, अब सेकंड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका सी वाला 100% करेक्ट लग रहा है, लेकिन एक और देख ले रहे हैं क्यों गलत है।
मोहन सेट टू का टोल्ड नहीं किए तो एकदम गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस तरह से अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उत्तर दिया रहेगा, उसमें से आपको अपने दिमाग लगा के आपको करना है। बाई चांस अगर सही नहीं आ रहा तो गलत आपको निकाल देना है, तब भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे आपको जो है अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अगर आप पीछे वाली छूट गए आपका एक्सरसाइज तो वीडियो उसकी बन गई है हमारे चैनल पे, RM इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर। आप क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, सारी किताब मतलब आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज हल की हुई। और रूल्स के साथ भी आपको इस साल की जो नया सेशन चल रहा है, इस वर्ष हम रूल सहित बता रहे हैं। पिछले साल जो एक्सरसाइज हल किए थे वो भी मिलेगी आपको, उसमें पूरा एक्सरसाइज, या डायरेक्टली आप एक्सरसाइज नंबर सर्च करना चाहते हो, एक्सरसाइज असर्टिव सेंटेंस इनडायरेक्ट एक्सरसाइज 4A 4B 4C चाहे जो भी करोगे बाय रमेश सर या बाय RM इंग्लिश क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।